दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बना है ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर। हाल ही में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है वर्चुअल फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है, कौन सा देश उसका अध्यक्ष बना है। तो ब्रिक्स देशों के मेंबर देशों में इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह भी बन सकता है कि वर्ष 2021 में जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ है वो कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका 13वां संस्करण 13th। इसका 13वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है जिसकी अध्यक्षता भारत देश ने करी है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें देखो लिखा है ब्रिक्स और नीचे लिखा है इंडिया 2021। हमेशा इमेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि कभी कभी आप टेक्स्ट भूल सकते हो, लिखा हुआ भूल सकते हो, लेकिन आप इमेज नहीं भूल सकते हैं। याद करने में भी आपको आसानी मिलेगी इमेज के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ब्रिक्स देशों के नीचे बाकी देशों का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ इंडिया का नाम लिखा है। इसका मतलब है कि इंडिया ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करी है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई है, जिनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक और चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि ब्रिक्स देशों का वर्ष 2021 के लिए विषय क्या था, थीम क्या था, कौन से थीम पर इसको आयोजित किया गया है। तो इसका थीम हो जाएगा ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, तो ये इसका पूरा थीम हो जाएगा। और इसे आप हिंदी में अगर देखना चाहें तो ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ये जो लोग हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं वो इंग्लिश वाला नाम भी ज़रूर देख लें, क्योंकि कभी कभी यही चीज़ इंग्लिश वाला फॉर्मेट ही हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, तो इंग्लिश को ज़्यादा सही माना जाएगा। तो इंग्लिश में आप इसका विषय देख सकते हैं। आगे यहाँ पर इस बार ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें कौन कौन से देश जो देशों मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा और चाइना देश के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ब्रिक्स देशों के मेंबर में कौन कौन से देश आते हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे देखो मैं आपको लिखकर बताता हूँ। BRICS, बी से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन कराने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल बना दिया गया है जिसमें कि टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके करवाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं कि सर वो चैनल बहुत ही शानदार है, स्टैटिक जीके भी हमारा सौरभ सर के द्वारा हो रहा है। तो अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि 7th यामीन हजारिका वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे 7th यामीन हजारिका वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या फिर किसने इसको जीत लिया है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए नमिता गोखले। हाल ही में नमिता गोखले ने ये जो 7वां संस्करण है इस अवार्ड का इसको जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमिता गोखले का फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में इस अवार्ड को जीता है। और नमिता गोखले हैं कौन? नमिता गोखले जो जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी को फाउंडर हैं नमिता गोखले, जिनको इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इंग्लिश में नाम जरूर देखेंगे, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में भारत के कैग गिरीश मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश मुर्मू को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाल ही में गिरीश मुर्मू को इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप गिरीश चंद्र मुर्मू का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है। गिरीश मुर्मू इस समय भारत में कौन से पोजीशन पर हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय गिरीश मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि कैग हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एशिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस इसका 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है, 2024 से लेकर 2027 तक। कब से कब तक के लिए, 2024 2024 से लेकर 2024 से लेकर 2027 यानी कि 2024 से लेकर 2027 तक के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकबाल सिंह लालपुरा को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो देख सकते हैं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का अध्यक्ष जो है ये इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा, जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो यहाँ पर दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं कि उस कार्बन को किसी तरीके से कम किया जाए, सो दैट ये जो हवा है ये सांस लेने योग्य बन पाए। सितंबर 2021 में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में लगाया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हवा से कार्बन, यानी कि ये जो वायु होती है, हवा होती है, उसमें अलग अलग गैसें होती हैं, उनमें से कार्बन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उससे जाकर वो कार्बन को फैच कर लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बढ़ जाएगी, जिससे कि सांस लेने में हमको आसानी हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ कमेंट करके बताइए, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइसलैंड ने अभी जिस प्लांट को बनाया है, इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये हवा से कार्बन को निकालने का काम करेगा। इसका नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस संयंत्र का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है ओरका। नाम इसका याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है ओरका। ओरका एक्चुअल में जो आइसलैंड की जो शाब्दिक भाषा होती है उसमें ओरका का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, यह प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में थोड़ी सी इसके बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसे कि आइसलैंड जो देश है उसकी कैपिटल है रेकजाविक। इसकी जो करेंसी है वो है आइसलैंडिक क्रोना, और इसका जो कॉन्टिनेंट पड़ता है वो पड़ता है यूरोप। आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बना है बुक्स एंड ऑथर के ऊपर। बुक्स एंड ऑथर दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है। क्वेश्चन बनेगा, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए उदय भाटिया। ऑप्शन नंबर ए उदय भाटिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय भाटिया। क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इस पुस्तक की
लेखक का नाम है उदय भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग याद रखना, ये जो सत्या नाम से जो मूवी आई थी जिसमें पहली बार गैंगस्टर लोग की स्टोरी दिखाई गई थी, उसी मूवी पर ये पुस्तक बनी है। इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें ये कौन कौन से उस फिल्म से जुड़े हुए राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज, इन सभी के द्वारा ये जो मूवी में इन्वॉल्व थे, सत्या मूवी के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है और इसको लिखा है उदय भाटिया ने। ठीक है, उदय भाटिया ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने प्लग एंड प्ले रूपी क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है N59 लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है? तो ये जो प्लग एंड प्ले रूपी क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है N59, इसको फिनसर्व फिनसर्व के साथ में साझेदारी में इसको बनाया है। साथ ही साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ हाल ही में N59 नाम से कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो भी आंसर हो जाएगा फिनसर्व। NPCI किसकी साझेदारी में किया है? तो फिनसर्व के साथ में इसको लॉन्च किया है। तो ये आप देख सकते हैं फिनसर्व के साथ में इन्होंने इसको लॉन्च किया है। साफ साफ लिखा है NPCI, फिनसर्व टू ओपन रूपी API प्लेटफॉर्म N59 नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है। NPCI के बारे में इसके MD एंड CEO का नाम है दिलीप असबे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में करी गई थी। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को शुरू कर दिया है? मतलब अब ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को सप्लाई किया जाएगा घर घर में। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, विकाराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकाराबाद। तेलंगाना के विकाराबाद में इसको मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को घर तक पहुंचाए जाने का काम यहां पर किया जाएगा। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बना है, सितंबर 2021 में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा संजीव बरनवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि संजीव बरनवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का नया CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए CEO हैं वो संजीव बरनवाल बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में किसे याहू का नया CEO बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा जिम लेन जोन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिम लेन जोन को याहू कंपनी का नया CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।